आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम तत्व यानी कि एलिमेंट्स और आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासेस आई हैं जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास में मैटर और दूसरी क्लास में परमाणु के बारे में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन किया है। इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इस सीरीज में जो है हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं। इसके बाद और जो सब्जेक्ट हैं उनको भी हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है परमाणुकता टॉपिक यानी कि एटॉमिक सिटी पर यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था। एटॉमिक सिटी तो ये क्या होती है? परमाणुओं की जो जितनी संख्या होती है उसी को जो है परमाणुकता कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन में 2 परमाणु यहाँ पर हैं तो इसकी जो परमाणुकता है यानी कि एटॉमिक सिटी है ये 2 हो जाएगी। और यहाँ पर सल्फर में 8 हैं तो इसकी परमाणुकता 8 हो जाएगी। ज़्यादातर जो गैसें होते हैं सामान्यतः देखा गया है कि जो गैसें हैं उनकी परमाणुकता यानी कि एटॉमिक सिटी 2 होती है, लेकिन इसमें अपवाद होता है। कौन सा ग्रुप? 18वां ग्रुप पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसको अक्रिय गैसें या फिर इनर्ट गैसें कहा जाता है। यहाँ पर हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन गैसें आती हैं और इनकी जो एटॉमिक सिटी है वो होती है 1। ज़्यादातर गैसों की 2 होती है, लेकिन अपवाद हैं। इनर्ट गैसें 18वें वर्ग की हैं और ये जो हैं इनकी 1 होती है, इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक। ये क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग जो है तत्व देखते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे जो तत्व यानी कि एलिमेंट्स जो हैं एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा निर्मित पदार्थ को तत्व कहा जाता है। यहाँ पर एक ही प्रकार का परमाणु होता है, उससे यहाँ पर जो पदार्थ बनता है उसी को जो है तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में जो है हमारे 118 तत्व यानी कि एलिमेंट्स हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इनको लिखने का तरीका जो है एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ पर जो है, तो इनको जो है लिखने का तरीका जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ पर जो है इससे हम लोग को 2-3 बातें पता चलेंगी और आगे भी ये काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर एक हमारा एक्स जो है ये हो जाएगा एलिमेंट, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसके ऊपर कुछ संख्या लिखी होती है उसको कहते हैं ए, और ये होता है एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, और इसी को जो है द्रव्यमान कहा जाता है। एलिमेंट के नीचे आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा होता है कुछ संख्या, उसको कहते हैं जेड, और ये होता है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। और जो हमारा परमाणु क्रमांक है आवर्त सारणी में जो एलिमेंट का स्थान होता है उसके बारे में बताता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है C6 और 12। तो यहाँ पर 12 जो है ये हो जाएगा परमाणु भार और 6 जो है ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक कार्बन का, तो ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो है 3-4 चीज़ें और निकल कर आती हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है किसी एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो जेड हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक है, कार्बन का 6 है तो इसकी संख्या 6 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या जो है होती है, यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, जो हमारा एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक है जेड, जितना जेड होगा उतना ही प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन के केस में यहाँ पर 6 जो हैं प्रोटॉन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पर 6 होगी, और ए जो है हमारा भार है, परमाणु भार, और ये संख्या कितनी है अभी बताया आपको कि ये ऊपर लिखा होता है तो ये 12 है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? जो हमारा यहाँ पर एटॉमिक मास है उसमें से प्रोटॉन को घटाने के बाद हम लोगों को जो है हमारे न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। मान लो ये एलिमेंट है और इसका एक बीच में नाभिक होता है, ये आपको पिछली क्लास में बताया गया है। बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखें, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसके चक्कर लगाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखें। और जो बीच में यही है, यही जो है पूरा एटॉमिक मास है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो कौन सा तत्व है जहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है? तो ये हमारा तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ पर 1H1 होता है, और इसमें जो है जेड क्या है? जेड हमारा जो है ये हो जाएगा
एटॉमिक नंबर हमारा जेड है और पी जो है ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन एक, तो जेड भी सेम, प्रोटॉन भी सेम और इलेक्ट्रॉन भी सेम है। और यहाँ पर जो है ए हमारा एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन के केस में 1 होगा। और यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन निकाले जाएंगे तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, तो हमारा 0 निकल कर आएगा। तो यही क्या है हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। अभी आपको बताया था कि न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस पी करने पर निकलती है, तो यहीं पर जो है ये 0 आ जाएगी। तो एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है वो होता है हाइड्रोजन, ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ 20 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछता है। तो ये इनका जो है एटॉमिक मास, इनका सिंबल और एटॉमिक नंबर जो है ये आपको पता होना चाहिए, आपके ज़बान पे होने चाहिए। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जेड जो हमारा है यह है एटॉमिक नंबर, ए एटॉमिक भार यानी कि परमाणु भार है, और ये हमारा हो जाएगा एलिमेंट, और इसका सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सिंबल इसका H है और एटॉमिक मास 1 होता है, ध्यान रखें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका सिंबल He है और एटॉमिक मास जो है ये 4 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, Li इसका सिंबल हो जाएगा और 7 इसका जो है परमाणु भार होता है। बेरिलियम का जो है परमाणु क्रमांक ये होता है 4 यानी कि एटॉमिक नंबर, और Be इसका सिंबल है, 9 इसमें परमाणु भार होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, सिंबल इसका B है और 11 जो है यहाँ पर एटॉमिक मास हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिंबल C और 12 इसका परमाणु भार है, ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, सिंबल इसका N होता है और 14 इसका जो है परमाणु भार है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, परमाणु भार 16 है, सिंबल इसका O है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, सिंबल इसका F है और 19 जो है इसका परमाणु भार होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, सिंबल इसका Ne है और 20 जो है यहाँ पर इसका परमाणु भार है। सोडियम को जो है नेट्रियम कहा जाता है, इसलिए इसका सिंबल Na होता है, परमाणु भार 23 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, इसका परमाणु भार 24 है, एटॉमिक नंबर 12 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, सिंबल इसका Al है, 27 परमाणु भार है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, Si इसका सिंबल हो जाएगा और 28 इसका परमाणु भार है। आगे देखते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सिंबल P और 31 परमाणु भार है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, सिंबल S और 32 एटॉमिक मास। क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, Cl इसका सिंबल होता है और इसका जो है परमाणु भार 35.5 होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, सिंबल Ar है और 40 जो है यहाँ पर इसका परमाणु भार हो जाएगा। पोटेशियम का 19 होता है एटॉमिक नंबर, K सिंबल होता है और 39 जो है इसका परमाणु भार है। कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, Ca सिंबल है और 40 जो है परमाणु भार हो जाएगा। एर्गॉन और कैल्शियम का जो परमाणु भार है ये देखिए आप लोग 40 है, ये ध्यान रखें। ये जो सीरीज चल रही है आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगी एग्ज़ाम में। यहाँ पर जो है केमिस्ट्री कंप्लीट हम लोग रिवाइज करेंगे, सो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पीडीएफ से आप लोग देख लेंगे लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि एक बार अगर सुन लेंगे उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स कौन से होते हैं और आइसोबार कौन से होते हैं, यहाँ पर और भी संभारिक आइसोबैरिक कौन सा है, आइसोटोन्स कौन से होते हैं, ये सब जो है एग्जाम में पूछता है। तो इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा इनमें कौन कौन सा डिफरेंस होता है, ये आप जान जाएंगे। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स जो हमारे समस्थानिक हैं, इनकी बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनमें जो है परमाणु क्रमांक जो है ये समान होता है। ये आपको जो इसका क्रक्स है ये आपको पहले ही बता देते हैं। परमाणु क्रमांक जो है समस्थानिक में सेम होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का परमाणु क्रमांक समान हो तो उन्हें जो है समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स
कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अब जो है हम लोग हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं इनको देख लेते हैं। तो समस्थानिक के तीन, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के जो है तीन समस्थानिक होते हैं, यानी कि आइसोटोप्स तीन होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम जो है 1H1 होता है, ड्यूटेरियम 1H2 है और ट्रीटियम 1H3 है, यानी कि इसका तीन जो है परमाणु भार है। ड्यूटेरियम में 2 इसका परमाणु भार है, ट्रीटियम में 3 हाइड्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा। तो इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में जो है प्रोटियम पहले देखते हैं। प्रोटियम में 1 होगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 होगी, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये सेम होते हैं किसी भी एलिमेंट में, ये ध्यान रखें। यहाँ पर भी सेम है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि नीचे का जो है ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ये सब में सेम है। तो जेड की संख्या क्या है, सेम हो जाएगी तीनों में। ए हमारा मास है, मास आप लोग देख पा रहे होंगे सब में अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है मास जो है यानी कि भार जो है परमाणु भार ये अलग अलग है, तो ये सेम नहीं है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर पहले वाले में प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है, ट्रीटियम में 3 है, ये आप देख पा रहे हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटियम में तो 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है और ट्रीटियम में 2 होती है, तो ये भी क्या है, सेम नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ सेम है, एटॉमिक नंबर जेड जो हमारा ये है सेम है। और एक बात और, ट्रीटियम जो होता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रीटियम पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, तो ये हो जाएगा ट्रीटियम। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, D2O एग्जाम में पूछता है। ड्यूटेरियम जो है हमारा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये होता है। पहला H2O तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो आपको पता ही है H2O क्या है, पानी है। D2O भारी जल इसको कहा जाता है, और इसका जो यूज है ये होता है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O का यूज़ जो है वो किया जाता है, ये ध्यान रखें। अब हम लोग जो है संभारिक देखते हैं। पहले आप समझ लें, फिर इनका जो डिफरेंस है वो एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। संभारिक यानी कि आइसोबैरिक, इसमें क्या होता है, परमाणु भार समान होता है, तत्व होंगे, 2 तत्वों को मैच करते हैं, उसमें जो है परमाणु भार जो है वो समान होगा, यानी कि ए का जो मान है ये समान होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन का एलिमेंट है और ये नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पर 7 है। इनका जो मास आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी कार्बन में भी 14 है और नाइट्रोजन में भी 14 है। तो ये क्या है, आइसोबेरिक हैं, समभारिक हैं। भार जो इनका क्या है, सेम है, ध्यान रखें। यहाँ पर जो जेड है एटॉमिक नंबर ये अलग है, यहाँ पर 6 यहाँ पर 7, तो ये सेम नहीं है। एटॉमिक मास जो है ये इसका भी 14, कार्बन का भी, नाइट्रोजन का भी 14, तो ये हो जाएगा सेम सेम। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7, ये भी क्या है, अलग अलग है। तो संभारिक में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका परमाणु भार जो है ये समान होता है। यहाँ पर 2 तत्वों को मैच करते हैं, उनमें जो है परमाणु भार अगर सेम आता है तो वो हो जाएंगे संभारिक, आइसोबैरिक। आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है सम न्यूट्रॉनिक, ये 3 चीज़ें एग्जाम में बहुत पूछता है। सम न्यूट्रॉनिक में क्या है, न्यूट्रॉनिक से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये समान होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आइसोटोन्स हैव ऑलवेज, फिल करने को था, तो यहाँ पर फिल करेंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइसोटोन्स जो हैं उनको जो है उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। ये कार्बन का एलिमेंट है और ये क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ पर 6 इसका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का 7 होता है। कार्बन का जो है, कार्बन के समस्थानिक होते हैं, तो यहाँ पर इसका एक दूसरा समस्थानिक है जिसमें भार जो है 13 है, नाइट्रोजन में 14 है। जेड जो है यानी कि एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, तो ये क्या है, सेम नहीं है। एटॉमिक भार भी क्या है, अलग अलग है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 14 है, तो ये भी अलग अलग हैं। न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये सेम है, 7 है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। आइसोटोन्स में जो है न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, सम न्यूट्रॉनिक इसका नाम है, और इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, ये ध्यान रखें। अब हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा हुआ है। तो हमारा जो है आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक में क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है।
समभारिक यानी कि आइसोबेरिक में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है, और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो 3 चीज़ें आप लोग ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं। एक यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जिसको लेवोशियर के द्वारा दिया गया है। ये ध्यान रखें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये क्या कहता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2H2 और O2 यहाँ पर मिलकर बनाते हैं 2H2O। यहाँ पर जो है द्रव्यमान दोनों साइड में, इधर साइड में भी और इधर साइड में क्या है, सेम रहेगा। देखो 2H2O का द्रव्यमान देखते हैं तो 2 यहाँ तो बाहर हो गया। हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ पर क्या है 2 हो जाएगा। और ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसका जो भार है ये होता है 16, परमाणु जो भार है ऑक्सीजन का ये होता है 16, तो यहाँ पर 36 हो गया। इधर हाइड्रोजन का जो भार है आप लोगों ने देखा कि 2 होता है और हाइड्रोजन का भार 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं तो 2 इधर 2 यहाँ पर एलिमेंट हो जाएंगे। एक इसका भार है हाइड्रोजन का तो ये 4 हो गया। ऑक्सीजन का जो भार है वो 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। तो इधर 36 हो गया और 4 और 32 ये भी क्या है 36 हो गया। मतलब कि जो इनका द्रव्यमान है ये सेम आएगा कोई भी इक्वेशन हो। एक और इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, कार्बन और O2 मिलकर बनाते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन का परमाणु भार आपको अभी पहले बताया 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 44 आ जाएगा। और इधर C का 12 और ऑक्सीजन यहाँ पर 2, 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 44 आ जाएगा दोनों को जोड़ के। तो इधर भी 44 द्रव्यमान और इधर भी 44। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है आवर्त सारणी के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारी आवर्त सारणी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आज हम लोग समझेंगे, फिर आगे की क्लासेस में जो है आवर्त सारणी को अच्छे से समझेंगे, यानी कि पीरियोडिक टेबल। अभी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो उससे पहले भी 1-2 आई हुई हैं, उनके बारे में पहले देखते हैं। समान गुणों वाले तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में सजाने से निर्मित सारणी, यानी कि जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लगाया गया है कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल में। तो हमारा जो पहली जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने 1869 में दिया था और इसका आधार यहाँ पर जो है एग्जाम में पूछता है परमाणु भार था, यानी कि एटॉमिक मास जो है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का आधार था, बेस था। ये ध्यान रखें। यहाँ पर आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें जो है आप लोगों ने देखा होगा कि इस साइड से कुछ रहता है और नीचे को भी कुछ रहते हैं। तो ये एलिमेंट को लगाने का क्रम है। तो यहाँ पर जो 36 इस टाइप से जो है 36 जो है हमारे ये होते हैं हॉरिजॉन्टल आवर्त यानी कि पीरियड्स होते हैं, और वर्टिकल जो है हमारे यहाँ पर ये होते हैं वर्ग यानी कि ग्रुप। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बताई थी, एग्जाम में पूछा भी गया है कि वहाँ पर जो है ग्रुप कितने थे, 9 थे और आवर्त की संख्या 7 थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। आवर्त की संख्या जो है यानी कि पीरियड्स जो है मेंडलीफ वाली में 7 थे और ग्रुप 9 थे, क्योंकि मोज़ले वाली जो भी आगे आएगी उसमें डिफरेंस है। ये पुराना वाला है, ये ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट ये बहुत है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको दिया है मोज़ले ने। कब दिया था, 1913 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसकी है आधुनिक आवर्त सारणी, मोज़ले की है। यहाँ पर आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आधार है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक आधार है, यानी कि जेड आधार है। मेंडलीफ वाली में परमाणु भार था आधार, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले की, इसमें परमाणु क्रमांक आधार है। यहाँ पर जो है आवर्त जो हमारे हैं ग्रुप, इनकी संख्या 7 है, एग्जाम में पूछता है, और 18 हमारे वर्ग हैं, यानी कि ग्रुप जो हैं वो 18 हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अभी आपको हम लोग यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल भी दिखाएंगे, उसके माध्यम से आपको हम लोग यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो ये पहले एक बार देख लें पीरियोडिक टेबल को। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है इधर देखिए ये लगे हुए हैं ग्रुप। ग्रुप कितने हैं, 18 हैं। वर्ग जो है हमारे वो 18 इधर वाले हो जाएंगे, ये आप देखिए इधर को। और पीरियड जो हैं ये नीचे को हैं और ये 7 हैं। ये तो आपने देख लिया, लेकिन कुछ एलिमेंट यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ये कहाँ के हैं, तो जो यहाँ पर नीचे एलिमेंट जो लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ के हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे फिट बैठते हैं, एफ ब्लॉक के हैं।
इनको जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इधर देखिए, जो हमारा 6 आवर्त है, अभी आपको फिर से एक बार बता देंगे। उसमें जो हमारा 6 आवर्त है, आवर्त यानी कि पीरियड, जो हमारा 6 पीरियड है उसमें जो है परमाणु क्रमांक 57 पर लेंथेनम तत्व है, और इसके बाद 14 तत्व 58 से 71 तक लेंथेनम के समान ही व्यवहार करते हैं। इसलिए 58 से 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की आवर्त सारणी के नीचे अलग से प्रदर्शित किया गया। आप लोगों ने देखा कि वो नीचे लिखे हुए थे, जिन्हें जो है लेंथेनाइट्स कहा जाता है। तो ये 6 वर्ग में हमारे लेंथेनाइट्स हैं, 14 तत्व हैं। इसी प्रकार जो है 7वें आवर्त में जो है 89 से परमाणु क्रमांक वाले एक्टिनम तत्व के बाद के 14 तत्व जो हैं 90 से 103 तक जो है आवर्त सारणी के नीचे एक्टिनाइड के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये लेंथेनाइट्स हैं। 57 से लेकर जो है यहाँ पर ये आ जाएंगे 70 तक, ये हमारे हो जाएंगे लेंथेनम के तत्व। और एक्टिनाइड जो हैं ये हैं 89 से यहाँ पर 103 तक जो हैं ये आते हैं यहाँ पर तक। ये जो हैं ये तत्व ये यहाँ तक आते हैं, कुछ यहाँ पर हैं और कुछ यहाँ पर हैं, तो ये हो जाएंगे इसमें। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। ये हमारे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड हैं, इनकी संख्या जो है कितनी है, 14 है। ये यहाँ के हैं। देखिए, छठा जो हमारा पीरियड है और ये 7वें पीरियड, 6 पीरियड में लेंथेनाइड्स आते हैं, 7वें पीरियड में एक्टिनाइड आते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो एक आता है, यहाँ पर जो लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पर हमारे सेमी जो मेटेलॉइड्स हैं ये आते हैं। इनको हम लोग अभी आगे देखेंगे, समझेंगे इसको। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एफ ब्लॉक में भी इसको डिवाइड किया गया है। पहला वाला जो हमारा यहाँ पर है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दूसरे में यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हैं एफ ब्लॉक के, इनको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप ब्लॉक डी में आते हैं, और पी ब्लॉक में जो है हमारे जो हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट आते हैं। लास्ट में जो है नोबल गैसेस हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, अभी आगे आपको और भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने अभी जो समझा एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स के बारे में। अब जो हम लोग है आवर्त यानी कि पीरियड में देखते हैं थोड़ा सा। पहला यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट, जो पहला यहाँ पर पीरियड है उसमें जो एलिमेंट हैं, और लास्ट जो हमारा पीरियड है उसके एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो हमारा पहला एलिमेंट यहाँ पर जो है आवर्त में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। इनकी ट्रिक हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पर नहीं बताएंगे। लास्ट जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। और एक यहाँ पर लास्ट एलिमेंट है ओजी। यहाँ पर जो है हमारा ओजी जो है एक लास्ट एलिमेंट है, और इसको जो है कहते हैं ऑर्गेनेशन। आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। ऑर्गेनेशन जो है हमारा 118वां तत्व है, ये ध्यान रखें। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो है पहला तत्व जो है, यहाँ पर प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व जो है हमारा क्षार धातु है, यानी कि एल्कली मेटल है। अभी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाएंगे भी। अपवाद स्वरूप यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखें। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व जो है अक्रिय गैस है, ये भी आपको अभी दिखाएंगे, इनर्ट गैस है। और आवर्त सारणी का नवीनतम तत्व 118वें नंबर का परमाणु क्रमांक जिसका है ऑर्गेनेशन है, ये ध्यान रखें। अब हम लोग जो है पहले एक बार आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा है। यहाँ पर देखिए फिर से हाइड्रोजन जो है ये तो हमारा हो जाएगा क्या, अपवाद स्वरूप है, क्योंकि अभी आपको बताया कि जो हमारे जो आवर्त है यानी कि पीरियड जो है इसका जो पहला एलिमेंट है हर पीरियड का, वो हमारा क्या है, यहाँ पर क्षार धातु है। लिथियम हो गया, यहाँ पर जो है सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपको अभी बताए। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 से 7 तक यहाँ पर पीरियड हैं, और हर पीरियड का पहला तत्व तो हमारा क्षार धातु यानी कि एल्कली मेटल है। और इधर लास्ट में आप लोग देख पा रहे हो कि नोबल गैसेस हैं, यहाँ पर हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ओजी, जो कि ऑर्गेनेशन यहाँ पर 118वें नंबर का है। आप लोग इसका एटॉमिक नंबर भी देख पा रहे होंगे, 118 पर ओजी आता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अब यहाँ पर जो है आवर्त सारणी
में यहाँ पर जो है हम लोग ऊपर से नीचे अगर आते हैं, ऊपर से नीचे अगर हम लोग आवर्त सारणी में अगर ऐसे यहाँ पर ऊपर से इधर अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें होंगी। तो पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। आवर्त सारणी में जो है ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पर 4 एलिमेंट ले रहे हैं। हाइड्रोजन ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है और पोटेशियम का 19 है एटॉमिक नंबर। ये पॉइंट आप जानते हैं। और जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये भी आपको अभी बता चुके हैं पहले ही। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी कैसे निकालते हैं, केमिस्ट्री का जो भी होगा उसको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी हम लोग बता देते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो यहाँ पर कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। देखो नाभिक ये हमारा बीच का हो गया, और जो पहली कक्षा अगर होगी यहाँ पर तो इसमें क्या है कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मात्र। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा होती है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और पहली कक्षा के बाद अगर पहली के बाद यहाँ पर एक और कक्षा, एक बार इसको सही से बताते हैं, ये हमारा हो गया नाभिक। नाभिक के बाद जो पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक यहाँ पर मान लेते आ गए, एक यहाँ पर आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और पहली कक्षा के बाद जो है अगर कोई और कक्षा आती है तो उसमें अधिकतम जो है 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, आगे बहुत काम आने वाला है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। पहली कक्षा के बाद प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अब इनका हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आ गया, ये आपको दिख रहा होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहली लिथियम ये हमारा हो गया, और पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक यहाँ वाला और एक ये, एक बच गया, तो ये आ जाएगा दूसरी कक्षा में। तो ये ध्यान रखें। सोडियम की पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाला और ये वाला। दूसरी कक्षा में 8 आ गए, यहाँ पर 8 आ गए हैं। और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो एक बच गया, तो ये वाला यहाँ पर आ गया। पोटेशियम 19 इसका एटॉमिक नंबर है, तो पहली कक्षा में 2 आ गए, और उसके बाद 8 आएंगे दूसरी कक्षा में, 8 ही तीसरी कक्षा में आएंगे। और उसके बाद क्या है, 2 पहली कक्षा में, उसके बाद 8 10 हो गए, उसके बाद 18, एक बच गया, तो ये हमारा आ जाएगा इधर। क्योंकि आपको अभी बताया कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 आएंगे, उसके बाद जितनी भी कक्षाएं होंगी उनमें 8 8 ही आएंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का 2 और 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिस्ट्री में ऐसे ही लिखते हैं। सोडियम में 2 8 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और पोटेशियम का 2 8 8 1, क्योंकि एक पहली वाली में 2 ही मैक्सिमम आएंगे, दूसरी में 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, तीसरी में भी 8 आएंगे, चौथी में भी 8 आ सकते हैं, लेकिन है नहीं तो एक ही आ गया। अब यहाँ पर इससे एक चीज़ पता चलती है, कोष की संख्या यहाँ पर कितनी है। हाइड्रोजन में कोष की संख्या 1 है, लिथियम में 2 है, और सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर ऊपर से पीरियड में नीचे आते हैं तो हमारा जो है कोष की संख्या बढ़ रही है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले में 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3 है, फिर 4 हो गया, मतलब कि कोष की संख्या नीचे आने पर बढ़ रही है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं क्या निकल के आया है। तो हमारा ऊपर से नीचे अगर आते हैं किसी भी पीरियड में, यानी कि आवर्त में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा कोष की संख्या जो है ये बढ़ रही है। अगर कोष की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार ये भी बढ़ने वाला है। अभी आपको फिर से बताते हैं। परमाणु त्रिज्या ये भी बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस भी क्या है, बढ़ रही है। तो पहला पॉइंट यही है कि एटॉमिक रेडियस अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो ये क्या है, बढ़ जाएगी। कैसे, देखो पहले आप लोगों ने देखा कि पहले कोष की संख्या 1 थी हाइड्रोजन में, यहाँ पर 1 थी। उसके बाद क्या है कि लिथियम आया, उसमें क्या है 2 कक्षा हो गई, और सोडियम में क्या है 4 हो गई थी, सोडियम में 3 हो गई थी, और पोटेशियम में 4 हो गई थी। यानी कि कोष की संख्या क्या है, वो बढ़ रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि परमाणु का आकार भी बढ़ रहा है। पहले इतना बड़ा था, फिर क्या है इतना बड़ा हो गया, फिर धीरे इतना हो गया, फिर ये हो गया। तो परमाणु का आकार भी बढ़ रहा है। जब आकार बढ़ रहा है तो इसकी त्रिज्या भी क्या है, बढ़ने वाली है। त्रिज्या भी इसकी बढ़ गई, यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाएगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखें।
तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या घटेगी ऊपर से नीचे आने पर, तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ने वाली है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट हमारा है विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे कहाँ पर, आवर्त यानी कि पीरियड में, तो क्या होगा, तो पहले ही बता दें कि ये घटने वाली है। और विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। नाभिक के द्वारा अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। ये ध्यान रखें कि आखिरी वाली जो, जैसे कि ये यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इसको अंदर की तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, इसी को जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होने वाला है, इसको देखते हैं। तो कोष की संख्या क्या है, बढ़ रही है, आपको अभी बताया। जब कोष की संख्या बढ़ जाएगी तो आकर्षण बल क्या है, कम लगेगा। जब आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम हो जाएगी। ये ध्यान रखें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, आता है एग्जाम में। तो पहला पॉइंट क्या था, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या फिर घटेगी ऊपर से नीचे आने पर, तो ये बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, घटेगी। और आयनन क्षमता यानी कि आयोनाइजेशन कैपेसिटी या फिर एनर्जी, इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ऊपर से अगर हम लोग नीचे आएंगे, अभी आप लोगों ने देखा ये होती क्या है, पहले इसको देखते हैं। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, जो अंतिम कक्षा है उसमें जो परमाणु है उसको बाहर अगर निकालना है तो उसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसी को जो है आयनन क्षमता या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर कैपेसिटी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा कि ऊपर से नीचे अगर हम लोग पीरियड में आ रहे हैं तो कोष की संख्या क्या है, बढ़ रही है। इससे क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी ये भी बढ़ रही थी, दूरी बढ़ रही थी, आप लोगों ने देखा दूरी तो बढ़ रही है इधर को। और जो आकर्षण बल है यानी कि अट्रैक्शन फोर्स है ये भी कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा जो है ये कम देनी पड़ेगी, यानी कि आयनन क्षमता जो है ये कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। आयनन क्षमता जो है हम लोग अगर पीरियड में ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होगी। ये पॉइंट आप दिमाग में अपने सेट कर लें। और एक चीज़ जो आपको पहले बताई थी कि नाभिक के बाहर पहली कक्षा में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहली कक्षा के बाद प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। ये मान लेते हैं हमारा कोई एलिमेंट है, उसके बाद पहली कक्षा में 2 आएंगे, उसके बाद 8 आएंगे, इसके बाद भी आएंगे तो उसमें भी 8, उसके बाद भी तो उसमें भी 8 ही आएंगे। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगली क्लास में जो है अगर हम लोग किसी वर्ग में जाएंगे उसमें क्या होने वाला है और पीरियोडिक टेबल से महत्वपूर्ण पॉइंट जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग क्लास को ज़रूर कंप्लीट देखा करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।